उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में अपने इस्तीफे की घोषणा की, लेकिन सियासी भूकंप कोलकाता में आया। वजह ये कि ममता बनर्जी इस उम्मीद में बैठी थी कि तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाए रखने के लिए बीजेपी कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेगी ताकि चुनाव हो सके। ममता बनर्जी की उम्मीदें इसी वजह से रावत पर टिकी थीं, लेकिन तीरथ सिंह रावत के पद से इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आने लगा है। वजह ये कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से कमजोर पड़ी, ठीक उसी तेजी से तीसरी लहर की आशंका है। चुनाव आयोग ने इसी वजह से सारे उपचुनाव स्थगित कर रखे हैं। सीएम बने रहने के लिए तीरथ सिंह रावत को सितंबर तक विधानसभा का सदस्य चुना जाना था। इसके लिए उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटें भी खाली थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव कराने से हाथ खड़े कर दिए। नतीजतन तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं और बिना विधायक बने सीएम बन बैठी हैं। उनकी कुर्सी सलामत रहे, इसके लिए 4 नवंबर से पहले उन्हें विधानसभा का सदस्य बन जाना होगा। लेकिन अब तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद लगता नहीं कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव आयोग उपचुनाव करवाने की इजाजत देगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कई राज्यों की कई सीटों पर उपचुनाव होंगे, जो इस कोरोना काल में मुमकिन नहीं है। संकेत साफ हैं, ममता बनर्जी को 4 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस्तीफे का ऐलान करते हुए तीरथ सिंह रावत ने जो कहा, उसमें ममता बनर्जी के लिए खास संदेश है। तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैंने संविधान संकट की वजह से राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कोविड के चलते परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि ऐसी महामारी में वे उपचुनाव नहीं कराएंगे, इससे राज्य में संवैधानिक संकट हो सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। शनिवार को देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां बीजेपी विधायकों में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। राज्य में अगले साल फरवरी-मार्च महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल महज 7 से 8 महीने का रहेगा। मुख्यमंत्री पद की रेस में राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। रावत श्रीनगर विधानसभा से विधायक हैं। धन सिंह आरएसएस कैडर से आते हैं और उत्तराखंड बीजेपी में संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी सीएम पद के दावेदारों में शामिल हैं। कालाडूंगी विधानसभा सीट से विधायक भगत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बनी विभिन्न सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। करीब 1.5 महीने पहले कोरोना महामारी से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते वक्त कैमरे के सामने रो देने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में बताया जा रहा है। हरक सिंह रावत के पास इस समय आयुष और आयुष शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, I.K. गुजराल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ज्योति बसु पर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए दबाव डाला था। 21 मार्च 2014 को वह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमरिंदर सिंह को पंजाब में बिजली कटौती और उसके हालात पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जोरदार ज्ञान बांटा, लेकिन जिस तरह से सिद्धू ने सारी बातें कही, वह तब ज्यादा लोगों की समझ में आती जब वे खुद बिजली के बकाया बिल का भुगतान कर देते। बिजली पर चिंता जताने वाले सिद्धू खुद ही प्रदेश की बिजली कंपनी का 8 लाख से ज्यादा की रकम डकार कर बैठे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिद्धू भी कुछ वैसी ही सियासत नहीं कर रहे हैं जैसा करने वाले सैकड़ों नेता हैं। खुद तो सरकारी माल हड़प कर बैठ जाते हैं, दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड यानी PSPCL की वेबसाइट के अनुसार अमृतसर स्थित सिद्धू के घर का बिजली बिल 8,67,540 हो गया है, जो अब तक जमा नहीं किया गया और बिल जमा करने की आखिरी तारीख 2 जुलाई थी। मतलब जिस वक्त सिद्धू बिजली की चिंता में गले जा रहे थे, उस वक्त उन्हें अपने बिल का पेमेंट करना चाहिए था। बार बार प्रयास के बावजूद सिद्धू इस पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। पंजाब में बिजली की किल्लत के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान किए गए बिजली खरीद समझौते को रद्द करने के लिए नया कानून लाने का आग्रह किया। सिद्धू ने कहा कि अगर राज्य सही दिशा में काम करता है तो पंजाब में बिजली कटौती या कार्यालय के समय को विनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जारी गतिरोध के बीच सिद्धू ने कहा, बिजली की लागत, कटौती, बिजली खरीद समझौतों की सच्चाई और पंजाब के लोगों को मुफ्त तथा 24 घंटे बिजली कैसे दें। अगर हम सही दिशा में कार्य करते हैं तो पंजाब में बिजली कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है या मुख्यमंत्री को कार्यालय के समय या आम लोगों के एसी के उपयोग का नियमन करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धू ने ट्वीट किया और कहा कि पंजाब नेशनल ग्रिड से बहुत सस्ती दरों पर बिजली खरीदी जा सकती है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा हस्ताक्षरित पीपीए पंजाब के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। माननीय अदालतों से कानूनी संरक्षण प्राप्त होने के कारण पंजाब इन पीपीए पर फिर से बातचीत करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन आगे एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा किसी भी समय नेशनल पावर एक्सचेंज पर उपलब्ध कीमतों पर बिजली खरीद लागत को सीमित करने के लिए पूर्व व्यापी प्रभाव से नया कानून ला सकती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य के कार्यालयों के समय में कटौती करने के ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाले उद्योगों की बिजली आपूर्ति में कटौती करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यालयों से बिजली का उचित इस्तेमाल करने की भी अपील करते हुए कहा कि स्थिति काफी गंभीर है क्योंकि राज्य में मांग 14,500 मेगावाट पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार शरद पवार ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और एक तरह से वे केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के समर्थन में आ गए। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून पूरी तरह से खारिज नहीं किए जा सकते। इन कानूनों के जिस हिस्से को लेकर किसानों का विरोध है उनमें संशोधन किया जा सकता है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि पूरे कानून को खारिज करने के बजाय हम उस भाग में संशोधन की मांग कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है, लेकिन सभी पार्टियों से बातचीत के बाद ही ये प्रस्ताव लाया जाएगा। पवार के अनुसार महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों की एक उप समिति केंद्रीय कृषि कानूनों का अध्ययन कर रही है। पवार के अनुसार किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बंद हो चुकी है। केंद्र सरकार को खुद पहल करके किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया है। कृषि मंत्री ने बताया, शरद पवार ने कृषि कानूनों पर कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर विचार करके उन्हें बदला जाना चाहिए। कृषि मंत्री के इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि शरद पवार कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार का साथ दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार विधेयक पारित कराए जाने के बाद शरद पवार ने इस विधेयक पर पर्याप्त चर्चा न होने को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार इन कानूनों को लागू करने वाली देश की पहली राज्य सरकार थी। महाराष्ट्र शासन विपणन विभाग के उप सचिव ने 7 अगस्त को ही विपणन निदेशक सतीश सोनी को अधिसूचना जारी कर अध्यादेश पर अमल करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विपणन निदेशक ने 10 अगस्त को ही राज्य के सभी मंडियों में कृषि सुधार कानूनों के तीनों अधिनियमों के सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। महाविकास अघाड़ी सरकार में कृषि मंत्री और शिवसेना नेता दादा साहेब भुसे ने भी कृषि सुधार विधेयकों को किसानों के हित में बताया था। शरद पवार ने कहा था कि किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों तथा केंद्र सरकार के बीच डेडलॉक हो चुका है और वे अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। शरद पवार के इस बयान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे शरद पवार के इस रुख का समर्थन करते हैं और सरकार इससे सहमत है कि किसी भी मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। शरद पवार भी यूपीए सरकार के समय कृषि मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा मोदी सरकार जो नए कृषि कानून लेकर आई है, ठीक वैसे ही कानून उस समय की यूपीए सरकार भी बनाना चाहती थी। उस समय कांग्रेस की तरफ से भी ठीक इसी तरह से कानून बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले साल जब मोदी सरकार नए कृषि कानून लेकर आई तो विपक्षी दलों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुवेंदु अधिकारी के हाथों नंदीग्राम में मात खाने के बाद ममता बनर्जी ने सुवेंदु अधिकारी से अपनी सियासी शत्रुता को व्यक्तिगत दुश्मनी में तब्दील कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी दूसरे तीसरे रास्तों से सुवेंदु अधिकारी पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगी। इन्हीं कोशिशों का नतीजा ये रहा कि ममता बनर्जी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते राज्य सरकार की तरफ से सुवेंदु अधिकारी को दी जाने वाली सुरक्षा ही वापस ले ली
मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा। तब ममता बनर्जी के वकीलों ने तरह तरह के बहाने बनाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इन सारे बहानों को दरकिनार करके ममता बनर्जी सरकार को आदेश दिया कि बीजेपी विधायक और राज्य विधानसभा में प्रमुख नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा बहाल की जाए। राज्य सरकार ने 18 मई 2021 को अधिकारी को प्रदान की गई सुरक्षा वापस ले ली थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शिवकांत प्रसाद की एकल पीठ ने शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, अधिकारी पर कोई खतरा न आने पाए ये राज्य की जिम्मेदारी है, अन्यथा दोष राज्य सरकार का ही माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा, चूंकि अधिकारी को पहले से ही Z कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए राज्य को अतिरिक्त कार्य करने की जरूरत नहीं है, बस जो सुरक्षा हटाई गई है उसे ही बहाल कर दिया जाए। नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अपनी सुरक्षा हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट गए थे। अधिकारी का ये कहना था कि भले ही उन्हें केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन पायलट कार, रूट लाइनिंग और सार्वजनिक सभाओं के दौरान विभिन्न स्थानों के निरीक्षण के लिए उन्हें राज्य की सहायता की भी आवश्यकता है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्रशासन के सुरक्षा निदेशक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि इस संबंध में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाए कि शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा को वापस क्यों लिया गया। हालांकि इसके बारे में राज्य प्रशासन ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि अधिकारी की सुरक्षा के लिए येलो बुक की गाइडलाइंस के अनुसार पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। शुवेंदु अधिकारी विधानसभा चुनावों के पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने नंदीग्राम से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में शुवेंदु अधिकारी विजयी रहे थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा के नसीब में इन दिनों दुख ही दुख है। हर दूसरे दिन एक ऐसा बवाल शुरू हो जाता है जिससे गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच उठक बैठक कर रहे गांधी परिवार के लिए नई मुसीबतों का पिटारा हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खोल दिया है। कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाओ और मुझे बनाओ, कुछ ऐसा ही राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 1 साल से चल रहा है। केरल में सोनिया गांधी ने कुछ उलटफेर किया तो रमेश चेन्निथला और ओमान चांडी आपे से बाहर हो गए और रही सही कसर निकालने के लिए दिल्ली में कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का ग्रुप 23 तो है ही। जाहिर है सोनिया गांधी की ये मुसीबतें कम तो होती नहीं, बढ़ जरूर जाती हैं। हरियाणा कांग्रेस के 19 विधायकों ने पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि इन्होंने प्रदेश में मजबूत नेतृत्व की जरूरत बताते हुए हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की है। ये सभी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं। इन विधायकों में से कुछ ने प्रदेश प्रभारी से कहा कि अगर कांग्रेस फिर से हरियाणा में सत्ता में आना चाहती है तो इसके लिए यहाँ हमें एक मजबूत नेता की जरूरत है। हालांकि विवेक बंसल ने कहा कि पार्टी में गुटबाजी की बातें महज अफवाह हैं और किसी भी विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं उठाई। इन दिनों प्रदेश संगठन की कमान पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा की सांसद कुमारी शैलजा के पास है। इस दौरान इन विधायकों ने पिछले 8 सालों में कांग्रेस की जिला इकाइयों का गठन न होने का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद ये विधायक हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंचे, जहां दीपेंद्र ने इन्हें लंच कराया। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा सबसे ताकतवर नेता हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले हुड्डा ने प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक तंवर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार रहे तंवर को पार्टी को हुड्डा के ही दबाव में अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा और इसके बाद तंवर ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। तंवर की जगह पर कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रदेश प्रभारी से मिलने गए विधायकों में कुलदीप वत्स ने कहा कि हमने अपनी संभावनाएं उन तक पहुंचा दी हैं। अगले हफ्ते हम केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे और उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश प्रभारी से मिलने पहुंचे सभी विधायकों के नेता हुड्डा ही हैं। इससे साफ है ये विधायक क्या चाहते हैं। कुलदीप वत्स ने यह भी कहा कि जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति का मुद्दा भी पार्टी हाईकमान की ओर से देखा जाना है। दूसरी ओर कुमारी शैलजा के समर्थकों ने हुड्डा कैंप पर आरोप मढ़ा कि वे जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में रोड़ा अटका रहे हैं। सोनिया गांधी के लिए हरियाणा में भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि अशोक तंवर के जाने के बाद भी यहाँ तमाम बड़े नेताओं के अपने अपने गुट हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता रही किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के गुटों में बटी हुई है। इन सभी में हुड्डा की पूरे राज्य में अच्छी पकड़ है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि वे अपनी बातों को आला कमान के सामने रखेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पिछले काफी समय से युद्ध विराम जैसे हालात के बाद अब फिर भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे के बीच नया पंगा शुरू हो गया। विधानसभा सत्र के पहले राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को ओबीसी आरक्षण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए फरमान जारी कर दिया है।
जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच जिस तरह का शह और मात का खेल बंगाल में हो रहा है, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में भी हालात हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण मामले सहित राज्य विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने और विधानसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने को कहा है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को ये पत्र ऐसे समय में लिखा जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण के बहाली के मुद्दे को लेकर बीजेपी उद्धव सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है। राज्यपाल कोश्यारी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा कि ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने के कारण स्थानीय निकाय के चुनाव भी नहीं कराए जाने चाहिए। असल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद राज्य चुनाव आयोग यानी एईसी ने हाल ही में 5 जिला परिषदों और 33 पंचायत समितियों में उन सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की थी जो खाली हो गई थीं और सामान्य वर्ग में परिवर्तित हो गईं। इसके बाद से महाराष्ट्र में ओबीसी सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर अपनी अपनी गिरफ्तारी दी। फडणवीस ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार ओबीसी का राजकीय आरक्षण बहाल करवाए या फिर सत्ता मुझे सौंपे। यदि हम 4 महीने में ओबीसी को पुनः राजकीय आरक्षण नहीं दिलवा सके तो राजनीति छोड़ देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ठाकरे सरकार के चलते निकायों से ओबीसी का आरक्षण रद्द हो गया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 23 जून को बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के साथ साथ आगामी मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इसके अलावा स्पीकर को नियुक्त करने के लिए अपील की थी। राज्यपाल कोश्यारी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा कि ये तीनों मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और उनकी जानकारी मुझे दें। राज्यपाल ने उन्हीं तीनों मुद्दों का जिक्र किया है जिन्हें बीजेपी लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इसमें अहम मुद्दा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बहाल करने का है। महाराष्ट्र की सियासत में ओबीसी ही एक समय में बीजेपी का मजबूत जनाधार रहा है। गोपीनाथ मुंडे, नासा फरांदे, एकनाथ खड़से जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने राज्य में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद बीजेपी के पास अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई बड़ा नेता नहीं रह गया है। खड़से भी बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी में चले गए हैं। ओबीसी आरक्षण मुद्दे के बहाने बीजेपी अपने पुराने ओबीसी जनाधार को फिर संभालने की कवायद में जुट गई है। फडणवीस कहते हैं कि हमने न्यायालय में भी 50% से ज्यादा आरक्षण मान्य करवा लिया था, लेकिन उद्धव सरकार 15 महीने तक हलफनामा भी दायर नहीं कर सकी। इसी के चलते महाराष्ट्र में ओबीसी को आरक्षण गंवाना पड़ा। ओबीसी महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों में बीजेपी की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूपी में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की सत्ता में वापसी का सारा दारोमदार ओबीसी वोटर्स पर ही टिका है। ऐसे में बीजेपी भले ही महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरकर ओबीसी आरक्षण को लेकर दो हाथ कर रही हो, लेकिन सियासी संदेश यूपी को भी दिया जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। स्टारलिंग समूह घोटाला मामले में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, उनके बेटे और दामाद फैसल पटेल और इरफान सिद्दीकी सब फंसे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अहमद पटेल से पूछताछ भी की थी, लेकिन अहमद पटेल का अचानक निधन हो गया। लेकिन ईडी ने इस मामले में अहमद पटेल के साथ संबंध पाए थे। मामले के संबंध में ईडी द्वारा पूछताछ किए गए कई लोगों ने घोटाले में अहमद पटेल, उनके बेटे फैसल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी की संलिप्तता का खुलासा किया था। दूसरी तरफ अभिनेत्री यामी गौतम के मामले में 1 करोड़ 50 लाख के विदेशी मुद्रा उल्लंघन का मामला सामने आया है, लेकिन यामी अब तक ईडी के सामने पेश होने से बच रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात स्थित दवा कंपनी स्टारलिंग बायोटेक समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता डिनो मोरिया, संजय खान, डीजे अकील और दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने इसकी जानकारी दी। इसने कहा कि संदेशरा समूह मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत 8 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। मामले में अब तक कुल 14,521 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है। ईडी ने एक बयान में कहा कि इसमें से संजय खान की कुर्क की जाने वाली संपत्ति 3 करोड़ रुपए मूल्य की है, डिनो मोरिया की संपत्ति 1 करोड़ 40 लाख की है और डीजे अकील के नाम से लोकप्रिय अकील अब्दुल खलील बचुअली की संपत्ति 1 करोड़ 98 लाख रुपए की है, जबकि पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी की संपत्ति 2 करोड़ 41 लाख रुपए की है। ईडी ने कहा कि स्टारलिंग बायोटेक समूह के भगोड़े प्रवर्तक नितिन संदेशरा और चेतन संदेशरा ने अपराध से अर्जित धन को चारों लोगों को दिया
एजेंसी ने कहा कि प्रवर्तक बंधु नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, चेतन की पत्नी दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल को एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। ईडी ने यह भी कहा कि इन चारों ने स्टार्लिंग बायोटेक ग्रुप के भगोड़े नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा के पैसे को डाइवर्ट किया। इससे पहले ईडी ने एसबीएल के प्रोमोटर्स की कुल 9,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को कुर्क किया था। इससे पहले ईडी ने दिसंबर 2018 में स्टार्लिंग बायोटेक से संबंधित 4,700 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था, जिसके बाद कुल कुर्क की गई संपत्ति लगभग 13,000 करोड़ रुपए हो गई। ईडी ने दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल से भी मामले के संबंध में पूछताछ की थी, क्योंकि ईडी ने स्टार्लिंग समूह के अहमद पटेल के साथ संबंध पाए थे। मामले के संबंध में ईडी द्वारा पूछताछ की गई और कई लोगों ने घोटाले में अहमद पटेल, उनके बेटे फैसल पटेल, दामाद इरफान सिद्दीकी की संलिप्तता का खुलासा किया था। एक अन्य मामले में अभिनेत्री यामी गौतम को प्रवर्तन निदेशालय ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोप में तलब किया था। एजेंसी को कथित तौर पर उनके बैंक खाते में 1 करोड़ 50 लाख के विदेशी मुद्रा लेन देन का पता चला था। खबरों के मुताबिक यामी गौतम को पहले भी तलब किया गया था, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यामी गौतम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।